नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से खुशहाल होगा। डियर सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 13 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी शिक्षक भर्ती आप देने जा रहे हैं डियर, वहां से पर्यावरण अध्ययन से 30 नंबर का प्रश्न तय है यूपी टेट सी टेट में, और शिक्षक भर्ती में 10 नंबर का गेम इस वीडियो से आपको होगा। तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक देखें। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, एकल परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे शामिल होते हैं, या संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी होते हैं, या केवल पति और पत्नी। तो डियर, जो एकल परिवार है वो जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे शामिल होते हैं वही एकल परिवार होता है। ये एकल परिवार और मिश्रित परिवार, दो परिवार होते हैं। तो जो मिश्रित होता है या संयुक्त होता है डियर, उसमें बालक के माता पिता या दादा दादी और अन्य भी जो है उसके जो परिवार के लोग हैं वो सभी शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं वो संयुक्त परिवार में। और एकल परिवार में सिर्फ माता पिता और उसके बच्चे ही शामिल होते हैं डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन से, कैफीन से, हिस्टामिन या निकोटीन से? तो बता दे डियर, जो तंबाकू की आदत पड़ती है वो निकोटीन से पड़ती है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब तंबाकू भारत में लाया कौन था? तो तंबाकू जो भारत में लाए थे वो पुर्तगाली लोग लाए थे डियर। पुर्तगाल की देन है तंबाकू। अगर तंबाकू उत्पादन की बात की जाए तो विश्व में टॉप पर तंबाकू का उत्पादन चाइना करता है। भारत जो है तंबाकू के उत्पादन में तीसरे पायदान पर है विश्व में। बता दें, प्रतिवर्ष जो तंबाकू दिवस है वो हम 31 मई को मनाते हैं डियर, तो नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष व 18 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष, 18 वर्ष व 18 वर्ष, या 18 व 16 वर्ष? तो भारत में जो लड़का पहले लिखा है तो लड़के की 21 है और लड़की की 18 है, यानी कि जो इसका सही ऑप्शन है वो ए एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा कथन सही है? श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। चार्ट एवं श्राव्य ग्रंथ जो है श्रव्य दृश्य सामग्री है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, या शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है? तो डियर, यहाँ कथन सही पूछ रहा है तो आप बताएंगे कि श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए क्या है? यूजफुल है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यानी कि टीएलएम का प्रयोग करके कक्षा में उदाहरणों के माध्यम पे प्रस्तुतिकरण करेंगे, उतना तेजी से बालक के माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा और उसको तेजी से समझ में आने लग जाएगा डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी करना, पायलट स्टडी या अंतिम प्रारूप? तो परीक्षण की जो वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच है डियर, वो कहलाती है पायलट स्टडी। अब पायलट स्टडी यानी कि कोई टॉपिक आप क्रिएट कर दिए हैं, बस आपको उसको लागू करना है या बच्चों के सामने प्रेषित करना है, तो एक बार जो है उसको सरसरी नज़र से फिर चेक कर लीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है डियर। तो जो ये लास्ट में आप जो है 2-3 मिनट में आप उसको फिर से वेरीफाई करते हैं डियर, ये पायलट स्टडी का ही एक अंग है डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण मंच को, जिला मुख्यालय को, ग्राम पंचायत को, या तहसील को? तो जब आप ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार के शिकार होते हैं तो आप जो शिकायत करेंगे वो उपभोक्ता संरक्षण मंच को करेंगे। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब भारत में उपभोक्ता संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे कि 24 अक्टूबर को हम प्रतिवर्ष भारत में जो है उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं 24 को। अब ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो उपभोक्ता जो संरक्षण
की स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी डियर। मैं बता दूं उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह उपभोक्ता संरक्षण दिन किस प्रधानमंत्री की है, जो प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर नहीं डियर, 24 दिसंबर है। 24 अक्टूबर को तो विश्व यूएनओ दिवस की स्थापना की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की। तो 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण जो है संघ का आयोजन किया गया था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12, 18, 20 या 22? तो राज्यसभा लिखा है डियर, तो राज्यसभा में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। अगर लोकसभा होता तो 2 सदस्य होते हैं। राज्यसभा की बात आई है तो बता दें, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है तथा उच्च सदन है। और राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष के लिए होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में प्रत्येक वर्ष में 2/3 जो सदस्य हैं वो जो है कार्यभार से मुक्त होते रहते हैं। तो ये संसद का एक स्थायी सदन है। नोट रखिएगा, राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है। और राज्यसभा को एक विशेषाधिकार प्राप्त है डियर। आपको बता दूं, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं डियर, उनका जो सृजन है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही करता है। और नए राज्यों का जो परिसीमन है उसका भी अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को ही प्राप्त है डियर। तो इतनी चीजें आप राज्यसभा से नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जिला उद्योग केंद्र योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना या स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। तो जो जिला उद्योग केंद्र योजना के तहत शहरी तथा रोजगार योजना दिया जाता है वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत दिया जाता है। इसकी पहले शुरुआत नरेगा के नाम से हुई थी। मैं आपको बता दूं, ये बी ऑप्शन प्रधानमंत्री रोजगार योजना एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या चीन? तो सबसे ज्यादा जो ट्यूबवेल से सिंचाई होती है डियर वो भारत में होती है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर पूछ लेता कि सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई किस देश में होती है तो आप बताएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो सिंचाई है वो नहरों के माध्यम से ही की जाती है डियर। तो ये भी आप नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राजस्थान में झीलों की नगरी को क्या कहते हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर? तो खूबसूरत जो शहर है राजस्थान का झीलों की नगरी उसे हम उदयपुर के नाम से जानते हैं। अगर भोपाल में पूछ ले झीलों की नगरी मध्य प्रदेश में तो आप भोपाल को बताएंगे। भोपाल को भी झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो कहाँ, वो मध्य प्रदेश में जानते हैं डियर। ये है आपका खूबसूरत शहर झीलों की नगरी उदयपुर। देख लीजिए कितना अच्छा सजा हुआ है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विजय स्तंभ किसने बनवाया, महाराणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने या महाराजा जयसिंह ने? तो जो विजय स्तंभ है ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था और महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये देख लीजिए आप, ये जो है विजय स्तंभ है ये महाराणा कुंभा जी हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नांकित यातायात संकेत का क्या अर्थ है, मुख्य सड़क, पैदल यात्रा, रेलवे क्रॉसिंग या सकरी पुलिया? तो जो आप ये फिगर देख रहे हैं ये डियर सकरी पुलिया का है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एटीएम का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड ट्रांसफर मनी या ऑडिट टेलर मशीन? तो जो एटीएम होता है डियर इसका जो फुल फॉर्म है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं, एसएमएस, फैक्स, टेलीग्राम या ईमेल? तो जो कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाते हैं उन्हें हम ईमेल के नाम से जानते हैं। ईमेल को हम एसएमएस का ही एक माध्यम मानते हैं कंप्यूटर में। और ईमेल का जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है डियर। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। डेंगू रोग का वाहक कौन है, एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर या घरेलू मक्खी? तो जो डेंगू मच्छर होता है डियर ये एडीज एडेप्टी नामक एक मच्छर के काटने से होता है। तो
ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और डेंगू की बीमारी में जो हमारे प्लेटलेट्स हैं ये एक बारगी नीचे गिरने लगते हैं डियर। और प्लेटलेट्सों का काम क्या है, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको स्ट्रांग बनाना है डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। छोटी माता एवं रेबीज का कारण क्या है, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या निमेटोड। तो डियर जो छोटी माता रोग है ये वेरिसेला वायरस से होता है। आपको बता दें छोटी माता हो या बड़ी माता हो, जिसे हम चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं, यह वायरस संबंधी एक बीमारी है जिसमें जो है मुंह में या शरीर में छोटे छोटे दाने टाइप में पड़ जाते हैं डियर। तो ये जो है छोटी माता वेरिसेला वायरस से होता है। जो ये रेबीज आप देख रहे हैं ये कुत्ते, बंदर इत्यादि के काटने से होता है। रेबीज को हम हाइड्रोफीविया के नाम से भी जानते हैं डियर। इसमें जो है पानी से क्या होने लगता है, डर लगने लगता है पानी से डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना या पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या उपर्युक्त सभी। तो पल्स पोलियो का जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था वो पोलियो का उपचार करना नहीं था डियर, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना नहीं था, बल्कि पोलियो का क्या है, संपूर्ण उन्मूलन करना था। मैं आपको बता दूं जो पल्स पोलियो कार्यक्रम में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी ये सन 1993 से की गई थी, यानी 1993 से। अब इस समय भारत में पूर्ण रूप से पोलियो जो है मुक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी है क्योंकि भविष्य में कोई ऐसी वारदात न हो जाए। 20 साल का इनका प्रोजेक्ट था और 20वां साल चलने वाला है डियर। 2023 में 20 साल हो जाएंगे पल्स पोलियो कार्यक्रम के, तो याद रखिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है, चोगा मतलब कश्मीर में जो पहनावा है उसे हम क्या कहते हैं, फिरन, अंगरखी, अचकन या बुगतारी। तो जो कश्मीरी चोगा है डियर इसे हम फिरन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ये देख लीजिए कश्मीरी चोगा है आपके सामने। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कुत्ता मछली का आवास है, नदी, तालाब, झील या समुद्र। तो जो कुत्ता मछली है, डॉग फिश है डियर, इसका जो आवास है वो सिर्फ और सिर्फ समुद्र है। और समुद्र कैसा पारिस्थितिक तंत्र है, तो सबसे विशाल, बड़ा और स्थायी पारिस्थितिक तंत्र भी समुद्र को माना जाता है, नोट रखिएगा। ये आप देख लीजिए चित्र में, ये कुत्ता मछली है आपके सामने डियर। इसका मुंह जो है आप देख रहे हैं कुत्ते के जैसे है, इसीलिए इसे कुत्ता मछली कहते हैं डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सीएनजी का पूरा रूप क्या है, कॉमन नेशनल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या कॉमन नेचुरल गैस या सर्टिफाइड नेचुरल गैस। तो जो सीएनजी है यार इसका जो फुल फॉर्म है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक या 15 जून से 21 जून तक। तो जो वन्य जीव सप्ताह है डियर ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, यानी कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये देखिए वन्य प्राणी सप्ताह लोग मना रहे हैं 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। ये कहाँ का है, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर। जिम कार्बेट कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में है। पूर्व नाम इसका जो है हेली नेशनल पार्क है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राजस्थान राज्य के राज वृक्ष, राज पक्षी तथा राज जंतु क्रमशः कौन से हैं, खेजड़ी, गोंडवाड़ा, चिंकाड़ा या खेजरी मोरबाग या आम मोरबाग या बबूल गोंडवान शेर। तो जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है डियर वो खेजड़ी है, और राज्य पक्षी गोंडावन, और राज्य जंतु चिंकारा है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में क्या होगा, ठोस में आपकी न्यूनतम होगी, फिर ज्यादा बढ़ेगी, फिर होगी डियर। तो जो न्यूनतम अणुओं के मध्य होता है वो ठोस में होता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब पदार्थ की अवस्था आई है, तो पदार्थ की कुल अवस्था वर्तमान में 5 मानी गई हैं। अब आप यहाँ ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं तो देख रहे हैं, चौथी भी देख रहे हैं प्लाज्मा, लेकिन 5वीं अवस्था का नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बोन आइंस्टाइन जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है, ये भी आप नोट रखिएगा। चौथी अवस्था जिसे हम द्रव की चौथी और 5वीं अवस्था बोन आइंस्टाइन को कह देते हैं डियर। तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोन आइंस्टाइन ये 5 अवस्थाएं होती हैं। शिद्दत से वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें डियर।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो बता दें डियर, जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है वो मध्य प्रदेश को जानते हैं हम। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है टाइगर की। टाइगर इस समय वर्तमान में 2967 टाइगर वर्तमान में भारत में मौजूद हैं, यानी कि आप सीधे सीधे कह दीजिए कि लगभग 3000 टाइगर भारत में इस समय मौजूदा स्थिति में हैं। और प्रतिवर्ष जो टाइगर दिवस है वो हम 29 जुलाई को मनाते हैं। 29 जुलाई भी आप नोट डाउन रखिएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो 1973 यानी कि 1973 से शुरू की गई थी डियर। तो इतनी जानकारी आप प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में शिद्दत से नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? हवा का, जलधारा का, प्रकाश का या ध्वनि का? तो वेग जो सबसे ज्यादा अधिक तेज होता है वो ध्वनि का होता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो सौर सेल द्वारा जो विद्युत ऊर्जा में हम बदल देते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को ही बदलते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा आप देखते होंगे आपके घरों में लगा हुआ होता है, तो वो क्या करता है, वो प्रकाश ऊर्जा को ही तो विद्युत में कन्वर्ट करता है। सूर्य की रोशनी से ही तो सोलर में आती है, इसके बाद आप जो है उसका विद्युत के रूप में, बिजली के रूप में उपयोग कर पाते हैं डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो जो हवा या वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है वो नाइट्रोजन है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नाइट्रोजन लगभग 78% जो है वायुमंडल में विद्यमान है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो लगभग 21% ऑक्सीजन भी पाई जाती है। बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत है डियर वो है, आपको बता दें, ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत है क्या वो कोयला है या पेट्रोलियम है या पौधे हैं या यूरेनियम है? तो जो नवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का वो पौधे होते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अनवीकरणीय और अनवीकरणीय समझ लीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं कि जिसका हम बार बार जो है यूज करते रहे, वो खत्म ना हो, वो नवीकरणीय ऊर्जा है। जैसे सूर्य का प्रकाश क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है डियर। आज आया है सूर्य का प्रकाश, क्या कल नहीं आएगा? आएगा डियर। लेकिन अगर कोयले का आपने आज उपयोग कर लिया तो कल कहां से आपको मिल पाएगा? पेट्रोलियम आज गाड़ी में आप भराए हैं पेट्रोल 1 लीटर, अगर वो चुक गया तो फिर से आपको दोबारा पैसे से खरीदना पड़ेगा। ये कोई रिन्यूएबल जो है एनर्जी नहीं है। यूरेनियम तो आपको पता ही है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महंगा जो आइटम है। यूरेनियम की बात आई है तो बता देते हैं, यूरेनियम का विश्व में सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो कजाकिस्तान करता है, अगर और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया करता है। और यूरेनियम जो है यह परमाणु बम इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत है डियर वो पौधे होते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। ये थे पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बिल्कुल शिद्दत से समझ में आए होंगे। एक एक वीडियो आपको मैंने पूर्ण रूप से एक्सप्लेन किया। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने भी लोग नए आए हैं वो अपने फ्रेंड सर्किल के पास भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग इस वीडियो का आनंद उठा सकें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप मेरे चैनल पर बने रहें। आपका यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो, आपका शिद्दत से निकल जाएगा, वादा है मेरा। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।